नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण वित्त, रूरल फाइनेंस। क्या है ग्रामीण वित्त? थोड़ा सा सुनिए आप इसको। इसका अर्थ जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, ग्रामीण वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो फार्म पर उत्पादकता वृद्धि में सहायक होती है। इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण जो कृषकों को दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं शामिल किए जाते हैं। किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने, ऊंची कीमतों के यंत्रों को खरीदने, मकान व कुआं बनवाने, अच्छी किस्म के बीज खाद आदि खरीदने, लागत का भुगतान व जीवन निर्वाह करने के कार्यों के लिए कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, वो सब इस ग्रामीण वित्त में शामिल होता है। बच्चों, कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूंजी की निर्णायक भूमिका होती है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के अधिक प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई के लिए विद्युत के उपयोग आदि के कारण कृषि में पूंजी की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है। वैज्ञानिक कृषि के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में वित्त का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में भूमि के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया है, इसलिए उस पर कृषि कार्य करना लाभप्रद नहीं है। इसके कारण किसानों की आय बहुत कम हो गई है। इस आय में से भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा नई भूमि खरीदने की बात तो सोचना बहुत दूर है। उन्हें अपने दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए भी ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि वित्त का विशेष महत्व है। कृषि वित्त या जिसे ग्रामीण वित्त कह सकते हैं, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक पहला है अल्पकालीन, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण क्या है? अल्पकालीन ऋण वह है जो कृषकों की मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण फार्म पर कीटनाशक दवाइयाँ, बीज आदि खरीदने के लिए, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए, भूमि का लगान चुकाने के लिए, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने के लिए, इन कामों के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो अल्पकालीन ऋण होते हैं। इस अल्पकालीन ऋण का भुगतान अधिकतम 15 माह में करना आवश्यक होता है। दूसरा है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण कृषकों को फार्म पर औजार, बैल व दुधारू पशु खरीदने के लिए, कुएं गहरे करने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए, कुएं पे मोटर लगाने के लिए, बाड़ या फेंसिंग बनाने के लिए, इनके लिए यह है मध्यकालीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। इन मध्यकालीन ऋण की भुगतान अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए होती है। तीसरा है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को भूमि क्रय करने के लिए, भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों के क्रय करने के लिए, कुआं बनवाने के लिए, फार्म में खाद्यान्न संग्रहण के लिए गोदाम बनाने के लिए, पशुशाला भवन आदि निर्माण करने के लिए, कुओं पर बिजली लगवाने के लिए, इन कामों हेतु दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। और इस प्रकार के ऋण अनेक वर्षों तक किसान की आय में, निरंतर आय में वृद्धि करते रहते हैं। ये ऋण सामान्यतः 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। भारत में कृषि ऋण या कृषि वित्त या ग्रामीण वित्त, इसके प्रमुख स्रोत 3 आधार बांटे गए हैं: गैर संस्थागत स्रोत, संस्थागत और सरकार। गैर संस्थागत स्रोत क्या हैं? पहले इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, महाजन, जागीरदार, व्यावसायिक साहूकार, व्यापारिक एजेंट, रिश्तेदार या भूमाफिया आदि शामिल हैं।
ये लोग गांव के किसानों की अधिकांश वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन इनका ब्याज बहुत ऊंचा होता है। फसल पकने पे नीची दर पे उनकी फसल ले ली जाती है। एक बार इनके चंगुल में अगर किसान फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। किसानों का ये सर्वाधिक शोषण करने वाला स्रोत है। इसलिए इस स्रोत पर निर्भरता कम करना जरूरी है, नहीं तो किसान की जो हम सुन रहे हैं रोज आत्महत्या करने की बातें आ रही हैं वो और बढ़ेंगी। इसलिए गैर संस्थागत स्रोतों की बजाय संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता बढ़े, इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। संस्थागत स्रोत में हम मानते हैं 4-5 शब्द इसमें दे रखे हैं मैंने। एक आरबीआई है, एसबीआई है, सहकारी बैंक है, व्यापारिक बैंक है, भूमि विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, नाबार्ड है। ये स्रोत दिए गए हैं। मैं सबसे पहले आरबीआई के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कृषकों को कोई डायरेक्ट ऋण वह नहीं देता है, ऋण या सहायता नहीं देता है। यह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों को व प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण देते रहे हैं। वर्तमान में रिजर्व बैंक ने कृषि वित्त का सारा कार्य नाबार्ड को सौंप दिया है, जो कृषि वित्त संबंधी ऋणों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पुराने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण करके की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ही कृषि वित्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए सहकारी साख एवं विपणन समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कृषि वित्त उपलब्ध करवाने में यह बैंक विभिन्न प्रकार की सहायता किसानों को प्रदान करती है, जैसे गोदामों के लिए ऋण देना हो, भूमि विकास बैंकों के माध्यम से यदि किसानों को ऋण प्राप्त करना हो, ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के माध्यम से यदि किसानों को ऋण प्राप्त करना हो, ये सब काम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किए जाते हैं। तीसरा है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक कृषि के लिए केवल अप्रत्यक्ष ऋण ही प्रदान करते थे। ये बैंक प्राय कृषि वित्त के रूप में अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए ऋणों की मात्रा में काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई है और आज बहुत अधिक मात्रा में यानी 50% गांव में ये बैंक व्यापारिक बैंक कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। भूमि विकास बैंक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को ऋण प्रदान करने एवं उनका मार्गदर्शन करने हेतु राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक कृषकों को भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी संस्थाएं ऐसे ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अधिकांश साधन अल्पकालीन एवं सीमित होते हैं। इसलिए भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रख करके दीर्घकालीन ऋण किसानों को देते रहते हैं। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु एवं सीमांत कृषि श्रमिक, कारीगर एवं छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में करने का निर्णय किया गया, जहां वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों की स्थापना का विस्तार अभी बहुत कम है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है और वहां की जनता को ऋण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। नाबार्ड जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक अलग शीर्ष वित्तीय संस्था की मांग बराबर उठती रही। इसी संदर्भ में 12 जुलाई 1982 को इस नाबार्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 की धारा 4 के अनुसार इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक को 50-50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी। यह बैंक
कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम तथा रिजर्व बैंक के कृषि शाखा विभाग के समस्त कार्य करेगा। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न ग्रामीण वित्त संस्थाओं में समन्वय का काम भी करता रहेगा। यह बैंक कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों, इन सब को साख के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने का काम करेगा। इस संबंध में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, योजना आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम भी करेगा। यह बैंक ग्रामीण शाखा एजेंसियां जैसे राज्य सहकारी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण भूमि बैंक, भूमि विकास बैंक, इनको भी अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता रहेगा। इस प्रकार से ग्रामीण वित्त के संबंध में इसका अर्थ, इसके प्रकार और ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ये हमने इस आज के टॉपिक में अध्ययन किया है। अब इन्हीं के साथ ये कार्रवाई पूर्ण होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।